Hello dosto, Jai Hind. I'm Kalki Joshi. I'm gonna read this chapter in front of you and make you understand in Hindi as well. As you all know that I'm doing this series of making the videos for NCERT textbook of class 6th social science. Today we are gonna do this chapter number 5, India that is Bharat. दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं किस तरीके से आपको ये चैप्टर अच्छे तरह से समझाता हूँ। इस चैप्टर में जैसे हम भरते हैं तो सबसे पहले एक मैप दिया हुआ, दैट इज अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। नॉर्थ में हिमालयस, हिंदू कुश, ये नदियों के नाम दिखाए गए हैं जो हमारे भारत में बहती हैं। दक्षिण दिशा में अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। दोस्तों टुडे द इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन with defined borders, defined states, and a known population. However, it was very different 500 years ago, 2000 years ago, or even 5000 years ago. This region of the world, which we often call the Indian subcontinent, has had many different names and shifting boundaries. We can learn about India's past and evolution from many different sources. Let us explore. दोस्तों इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि हम आज मॉडर्न दुनिया में जिसको हम अपना देश मानते हैं, भारत बोलते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट है, वो आज से 500 साल पहले काफ़ी अलग था। यहाँ तक कि 2000 साल पहले और भी अलग था और 5000 साल पहले और भी अलग था। ठीक है, तो हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज इसका देखेंगे किस तरीके से इसका बाउंड्री जो है बदलता है इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज़ been called by many names, both by its inhabitants and by visitors from outside. These names come to us from ancient texts, accounts of travelers and pilgrims and inscriptions. तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि हमारे भारत देश के बहुत सारे नाम से जाने जाते थे, है ना। उसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि इंडिया, भारत हो गया, देन व्हाट हिंदुस्तान, एंड देन आर्यभट्ट एंड रेवाखंड, और भी कुछ कुछ नाम है जो हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो जो नाम थे वो यहाँ के रहने वालों के द्वारा दिया गया था, जो यहाँ पे आते थे ट्रैवल करते हुए, उनके द्वारा दिया गया था, है ना। और ये हमें एंशिएंट टेक्स्ट में मिलती है, मतलब किताबों में मिल जाती हैं। और चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। द ऋग्वेदा is India's most ancient text, as we will see in chapter 7. It is several thousand years old. It gives the northwest region of the subcontinent the name Shapta Sindhava, that is, the land of the seven rivers. The word Sindhava comes from Sindhu, which refers to the Indus River or at times to river in general. तो दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है कि जो हमारा इंडिया का जो नाम है वो कहाँ से आता है, तो हमारा जो ऋग्वेद है दैट इज़ वो सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म कह लीजिए या फिर जो अभी हिंदू धर्म कहलाते हैं, वही उसमें ऋग्वेदा जो था काफ़ी पुराना था। ठीक है, तो वो 7000 साल पुराना है। ठीक है, तो वो जो है हमारे भारत देश का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे आप कह सकते हैं अभी पाकिस्तान हो गया है, और हमारा हिंदुस्तान का भी जो राजस्थान एंड गुजरात के पोर्शंस हैं, और उसके ऊपर भी हम जाएंगे तो सारा का सारा उस दिश वहाँ पर क्या है कि उसको हम लोग सप्त सिंधवा नाम से जाना जाता है उस एरिया को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 7 नदियाँ बहती थी। ठीक है, और वो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी था वो था सिंधु। ठीक है, तो इसकी वजह से उसको हम इंग्लिश में इंडस भी बोलते हैं, सिंधु को इंडस बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं इस पैराग्राफ से। ये रहा। Moving on in time, we see names for other parts of India appear in the literature. The Mahabharata is one of the India's most famous texts. We read about it in the theme our culture, heritage, and knowledge traditions. Interestingly, it lists many regions such as Kashmira, more or less today's Kashmir, Kurukshetra, part of Haryana today, okay, Vanga, part of Bengal, and the Prayog Yotisha, the roughly today's Assam, and Kachcha, today's Kutch, and Kerala, more or less today's Kerala, एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, हमने देखा कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला दोस्तों कि इंडिया जो शब्द है वो कहाँ से आया है। तो इंडिया जो है इंडस से आई है, तो समझ गए हम। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि जो अगला जो वर्ड है ना, जो जिसको हम लोग भारत बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो वर्ड देखें महाभारत से निकला हुआ था, है ना। वो
जो फेवरेट हम महाभारत आजकल टेलीविज़न में भी देखते हैं, है ना? और उसको हम लोग पढ़ा भी होगा। तो ये उस ज़माने का जो महाभारत जो लिखा गया था, उसमें कई जगह ऐसे भी हैं जो आज भी पाए जाते हैं, ठीक है? वो मतलब वो गलत नहीं है, कहीं न कहीं सही है। तो जैसे कि कश्मीरा जो है ना? तो ये कश्मीरा जो है कश्मीर हो गया आज, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा का आज भाग एक अंग है, और ये बंगाल का है। देन यहाँ पे प्रयोज योतिशा, ये जो असम में है टोटली। एंड देन कच्छ, एज वी नो द गल्फ ऑफ कच्छ एंड अदर एरियाज इन द कच्छ, तो वो कच्छ एरिया में आ गया। केरला जो है ऑब्वियसली केरला हो गया। तो इससे हम लोग भारत वो आया हुआ है कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे, बट when do we come across a name for the entire Indian subcontinent? Because ancient Indian texts are different to date. This is not an easy question to answer. The Mahabharata uses the terms Bharatvarsh and Jam- Jambudvipa, and the scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BC onward. तो दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है कि हम पूरे भारत या फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट को कैसे हम भारत कैसे मान लें, ठीक है? उनका नाम कैसे आया? क्योंकि महाभारत जो टर्म था, वो भारत महाभारत जो था वो भारतवर्ष आया हुआ था, राइट? क्योंकि उस समय जितने भी भारत के वासी थे उनके बीच वो युद्ध चल रहा था, है ना? Now, let's move to the next paragraph. The first term, Bharatvarsh, clearly extends to the entire subcontinent, and the text includes the names of numerous rivers and peoples. Bharatvarsh means the country of the Bharatas, or the Bharat is a name that appears in the Rig Veda, where it refers to one of the main Vedic groups of people. In later literature, several kings named Bharat are mentioned. तो दोस्तों ये क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में कि जो भारतवर्ष हम क्या समझते हैं, भारत के लोगों को हम लोग भारतवर्ष कह सकते हैं, है ना? मतलब भारत में जो लोग रहते हैं उनको भारतवर्ष कह दिया है। तो ये भारत जो है वो नेम पहली बार ऋग्वेदा में हमें मिला था, ठीक है? और उसमें भी मतलब हमने देखा कि आगे आने वाले जो लिटरेचर थे, जो भी ग्रंथ थे, तो उसमें देखा कि कई कई राजाओं के नाम भी भारत था, ठीक है? भरत या भारत। ओके, चलिए। द सेकेंड टर्म Jambudvipa means the island of the fruit of the jamun tree. Okay, this is indeed a common tree native to India, also called jambul tree. Okay, Malabar plum tree, etc. Jambudvipa came to mean the Indian subcontinent. देखिए दोस्तों, ये एक नया नाम है जो आप लगभग सुने नहीं होंगे, जम्बू द्वीपा, है ना? तो ये जो नाम दिया गया था, जम्बू द्वीपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका ये मतलब है कि आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे जामुन का पेड़ हो, खत्म, ठीक है? तो भारत को जम्बू द्वीपा कहा जाता था, क्यों? क्योंकि यहीं पे जामुन का पेड़ पाया जाता था मोस्टली। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। In fact, we get a good clue from an Indian emperor. His name is Ashok, and we will meet him later. For now, we can take his date to be about 250 BC, as we will see. Okay, he left us many inscriptions. In one of them, he used the same, hold on, name Jambu Dwipa to describe the whole of India, which at the time included what is today Bangladesh, पाकिस्तान एज वेल एज द पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है इस मतलब कि जो अशोका थे हमारे, द ग्रेट अशोका, द एम्परर, ठीक है? वो ऑब्वियसली मगध के सम्राट थे, ठीक है? तो उनकी जो बात है वो 250 BC का उनका जो समय था, उस दौरान भी वो देखे थे कि अपने इंस्क्रिप्शंस में सब लिखवा रहे थे। उन्होंने हमारे भारतवर्ष को जम्बू द्वीपा से बोला था, ठीक है? तो जम्बू द्वीपा में उस समय का मतलब सारा बांग्लादेश, अभी का बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है? मतलब उसके कुछ कुछ पार्ट्स अफगानिस्तान के सब मिला जुला के जम्बू द्वीपा बन जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक फिजिकल मैप दिया हुआ है, आइए देखते क्या है। द मैप ऑफ द रीजन्स लिस्टेड इन द महाभारत, ठीक है? एंड व्हाट इज दिस, यू नॉट नीड टू रिमेंबर दीज रीजन्स बट नोटिस हाउ दे कवर द एंटायर जियोग्राफी ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। देखिए महाभारत में जो भी जगहों के नाम दिखाए गए थे वो सारे के सारे हमारे अभी भी पाए जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? चलिए दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, किताब खोल के बैठिए, और जब भी डाउट हो, जैसे आपको डाउट लगता है उसी वक्त आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर, डू शेयर टू द पीपल जो भी मतलब इसको देखना चाहते हैं, इसे कुछ सीखना चाहते हैं। आइए अगले पैराग्राफ चलते हैं।
A few centuries later, Bharat became the name generally used for the Indian subcontinent. For instance, in an ancient text called Vishnu Purana, we read Uttaram yat samudrasya himadresaivi dakshinan varsham tad bharatam nama. The country that lies north of the ocean and the south of the snowy mountain is called भारत. तो दोस्तों, ये जो शब्द भारत है वो मतलब बहुत प्रचलित हो गया था उस दौरान, बहुत फेमस हो गया था, ठीक है। और ये हम देख सकते हैं कि विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ऐसा ऐसा देश जो कि समुद्र के उत्तर हो और स्नोवी माउंटेन यानी कि हाँ वही बर्फीले पहाड़ के नीचे हो, उसको हम लोग भारत कहते हैं। This name Bharat remains in use even today. In North India, it is generally written as Bharat. Okay, while in South India, it is often Bharatam. तो दोस्तों ये जो शब्द भारता है, भारता, वो मतलब आज नॉर्थ इंडिया में लोग भारत लिखते हैं, बोलते हैं, और वही साउथ इंडिया में इसको भारतम, भारतम एक तरह से संस्कृत वर्ड हो गया है ना। सो भारत का नाम संस्कृत में बोला जा रहा है, दैट्स इट। It is interesting to note that different parts of the country adopted a similar definition for India. For instance, a poem of ancient Tamil literature from about 2000 years ago praises a king whose name is known from Cape Kumari in the south, okay, from the Great Mountain in the north, from the oceans on the east and on the west. You can now recognize the Great Mountain in the north, and it should not be difficult to identify Cape Komavi. It looks like ancient Indians knew their geography well. ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा जो तमिल तमिल का जो लिटरेचर है वो ऑलमोस्ट ऑल वेरी ओल्ड लिटरेचर है ना। तो 2000 साल पहले देखिए किस तरीके से मतलब एक राजा की मतलब राजा के बारे में बताया गया है। ओके, तो फ्रॉम कुमारी, कुमारी मतलब है केप टाउन, आप सुने होंगे केप टाउन है ना। और केप ये हमारे दक्षिण दिशा की ओर है भारत में, ठीक है। एंड माउंटेन, ग्रेट माउंटेन, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट ये माउंट एवरेस्ट कह सकते हैं या हिमालय कह सकते हैं आप, है ना। एंड द ओशियंस ईस्ट एंड वेस्ट में है। तो ये ऑब्वियसली हम किसको, अपने भारत देश के जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो फैला हुआ है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। What is this? The Indian Constitution, okay, which has first written in English, uses the phrase India, that is Bharat, right at the beginning. Similarly, the Hindi version of the Constitution mentions the same, Bharat अर्थात इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों ये हम भारत के संविधान में आप कभी देखे होंगे अगर दिल्ली जाते हैं, या फिर आप गूगल कर सकते हैं कि किस तरीके से मतलब दिया रहता है दैट उनका जो भारत का संविधान उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, और उसका हिंदी वर्जन में भी सेम चीज़ लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। तो उसमें हम डिटेल में सोशल साइंस में बाद में बात करेंगे, पॉलिटी में, ठीक है। अभी चलिए हम आगे चलते हैं। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया, तो ये सब था हमारे देशवासियों ने कैसे नेम किया था, है ना। अब आगे चलते हैं दैट फॉरेनर्स मतलब अंग्रेज या फिर दूसरे विदेशी लोग जो आए थे वो भारत को कैसे नेम करते हैं। The first foreigners to mention India were the Persians, the ancient inhabitants of Iran. In the 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River, which, as we saw, was earlier called Sindhu. So, it is no surprise that in their earliest records and the stone inscriptions, the Persians referred to India as Hind or Hidu or Hindu. Okay, we are adaptations in the language of Sindhu. Okay, now note that in ancient Persians, Hindu is purely geographical term. It does not refer here to the Hindu religion. ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या बता रहा है कि जो पहले फॉरेनर्स थे जो कि हमारे भारत में आए थे वो पर्शियंस थे, ठीक है। पारस से आए हुए थे, पर्शिया से आए हुए थे, और वो ईरान को हम लोग पारस कहते थे मतलब, है ना। तो जो जो मतलब एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान के थे, ठीक है। तो 6th सेंचुरी में था एक ऐसा पर्शियन योद्धा था जो मतलब अपने सेना के साथ हमारे देश पर कंट्रोल करने के लिए कुछ भाग जो इंडस रिवर का कंट्रोल करने के लिए वो अटैक किया था, ठीक है। जिसको हम लोग मतलब हमने देखा था पहले कि उस एरिया को हम सिंधु बोलते हैं,
ठीक है। तो हमें ये पता है कि मतलब वो कहीं ना कहीं पे इंस्क्रिप्शन पे भी लिखा हुआ है सिंधु के बारे में, वो तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है। तो वो उस समय हमारे जो पर्शियंस थे वो हमारे इंडिया को हिंद बोला करते थे। ठीक है। एंड हिंदू और हिंदू, दोस्तों यहाँ पे ये सोचने की बात है कि ये हिंदू मतलब ये धर्म हिंदू की बात नहीं कह रहे हैं। ठीक है। देयर इज नथिंग हिंदुइज्म इन दिस हिंदू वर्ड, मतलब देखा जाए तो इन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सिंधु। ठीक है। सिंधु से मतलब जब बोलते बोलते लोगों का है ना थोड़ा सा बोलचाल, जैसे कि यमुना को लोग जमुना भी बोलते हैं, है ना, यज्ञ को लोग जग भी बोलते हैं, तो उस टाइप ऑफ थिंग। ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंधु से फिर हिंदू हो गया है, एंड दैट्स इट। सो आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेज द एंशियंट ग्रीक्स नेम्ड रीजन इंडोए और इंडिके, they dropped the initial letter H of Hindu, okay, because this letter did not exist in the Greek language. ठीक है। तो दोस्तों क्या था कि हमारा जो नाम था मतलब उसके बाद फिर इंडोय बन गया, फिर इंडिके बन गया है ना। तो ग्रीक से हमें देखा गया कि वो आया था। ठीक है। तो पर्शियन के सोर्सेज से, पर्शियन का सोर्स लेके ग्रीक वालों ने हमारे देश का नाम इंडोय इंडिके लिखा। ठीक है। क्योंकि मतलब उनके में ग्रीक की भाषा में एच नहीं था, है ना, एच जो साउंड है वो नहीं था, तो हिंदू को उन्होंने इंदू लिखा, इंडो इंडो करके। ठीक है। तो देखिए किस तरह से नामकरण कैसे चेंज हुआ दोस्तों। सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना इंडो इंडिके, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द एंशिएंट चाइनीज ऑल्सो इंटरेक्टेड विद इंडिया इन जनरल टेक्स्ट, दे रेफर टू इंडिया एज यिंटू और इंदू। ओके, दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु इन द फॉलोइंग मैनर। तो देखिए सिंधु से बना हिंदू, फिर हिंदू से बना इंदू एंड देन यिंदू। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो पूर्वज थे या फिर हमारे जो देश में रहने वाले या फिर दूसरे देश में विदेशी रहने वाले जो थे, तो वो सारे क्या मतलब उनका यही काम है या सिंधु को हिंदू करना, फिर इंजॉय करना, या फिर सिंधु को हिंदू फिर इंदू फिर वेंडो करना, ये सब। दोस्तों उस समय इंटरनेट नहीं था। ठीक है। सो ऑब्वियसली द नेम्स ऑफ द कंट्री वो तो कहीं ना कहीं वेरी हो ही जाते थे। तो ये रीज़न था क्यों मतलब हमें ये सब वेरिएशंस देखने को मिल रही है दूसरे दूसरे देशों में। ठीक है। ओके, दिस इज़ अ पार्ट वन। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से पार्ट वन, ये संविधान का है ना, भारतीय संविधान का ये दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे आगे चलते हैं। अनदर चाइनीज वर्ड ऑल्सो डिराइव्ड from Sindhu was Tianju, but this word could also be understood as heavenly master. This reflects the respect the ancient Chinese had for India as the land of Buddha. My goodness, देखिए दोस्तों किस तरीके से आज चाइना हमारे तरफ मतलब किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एंड हमारे उनके जो पूर्वज थे कैसे हमारे भारतवर्ष को रेस्पेक्ट किया करते थे, आदर किया करते थे। मतलब चाइनीज़ का एक और वर्ड है जिसका सिंधु से बना था, तियानजू। ओके, तियानजू का क्या मतलब है? हेवनली मास्टर, मतलब वो भारत को अपने मास्टर मानते थे। क्यों? क्योंकि जो गौतम बुद्धा थे, है ना, लॉर्ड बुद्धा थे, वो हमारे भारत से ही मतलब निकल के थे ना, ऑब्वियसली यहीं पे उनका जन्म जो हुआ था लुम्नी में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यू आर प्रोबेबली क्वाइट familiar okay with a more recent term Hindustan, but you may not know that it was first used in a Persian inscriptions some 1800 years ago. Okay, later on this became the term used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent. ठीक है। तो जो हम आज हिंदुस्तान भी सुनते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, है ना, गदर एक प्रेम कथा में, या फिर और भी कई जगह सुनते भी हैं हम लोग हिंदुस्तान। तो ये जो वर्ड है ये पहली बार कब यूज हुआ था दोस्तों? पर्शियन के इंस्क्रिप्शन में अराउंड 1800 ईयर्स अगो। ठीक है। यानी कि 1800 साल पहले हमने सुना था, उस पर्शियंस के इंस्क्रिप्शन पे लिखा था। उसके बाद जो है जितने भी हमारे दुश्मन थे वो सारे के सारे यही इस्तेमाल करने लग गए नाम, जब भी हमारे ऊपर अटैक किया करते थे। दोस्तों ये चैप्टर इतना ही था आज हम लोग ने। हम चलिए एक बार और मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। ठीक है, कि हमने भारत का कौन कौन से नाम जाना है। ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत, ये चैप्टर था हमारा। एंड वी बिगन विथ, या यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सबसे पहले हमने जाना कि ऋग्वेदा से कैसे आया, क्या सिंधु, है ना, सिंधु आया, और सिंधु से फिर आगे चलते चलते हम लोग ने देखा कि यहाँ पे क्या देखा कि भारत, द वर्ड भारत हमने यहाँ पे सीखा था कि महाभारत से भारत आया है। एंड देन यहाँ पे हाँ जम्बू द्वीपा, हाँ जम्बू द्वीपा, ये टॉकिंग अबाउट द जामुन का द्वीप,
जामुन का जो द्वीप है वो जम्बू द्वीपा हो गया है। एंड और भी हमने नीचे देखा एक सेकेंड दोस्तों, हाँ यहाँ पे भारत आया, दोबारा भारत आ रहा था, ठीक है। एंड देन वी लर्नड अबाउट, यहाँ पे तो ज्योग्राफिकल की बात की गई थी, ठीक है। यहाँ पे सिंधु, हिंदू एंड इंडो इंडिके, सिंधु, हिंदू, इंडू ये सारे नाम यहाँ पे हमने देखा। और उसके बाद यहाँ पे अगले पेज में हमने हिंदुस्तान भी देख लिया, है ना दोस्तों। तो ये सब था इस चैप्टर में। चलिए इसको हम लोग बिफोर वी मूव ऑन इसको भी देख लेते हैं। इंडिया इज एन एंशंट लैंड विच हैज़ had many names in the course of its territory. The names given by the ancient inhabitants of India include Jambudvipa and Bharat. The latter became widespread in time and is the name of India in most Indian languages. Foreign visitors to or invaders of the India mostly adopted names derived from the Sindhu or the Indus River. This is resulted in names like Hindu, Indo, and eventually India. तो दोस्तों पूरा का पूरा सारांश इस चैप्टर का सारांश इस कुछ लाइनों में दे दिया है कि मतलब किस तरीके से भारत जो था, है ना, पुराने समय से उनके नाम कैसे बदलते गए, कैसे जम्बू द्वीपा भारत, और उसके बाद हमने देखा कि भारत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, और उसके बाद सिंधु नदी को देखते हुए किस तरीके से हिंदू एंड इंडोय एंड इवेंचुअली इंडिया जो है वो नाम आ चुका है ना। तो यही था दोस्तों इंडिया दैट इज़ भारत। इन सब क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देख लीजिएगा एंड प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो करने में। दोस्तों ये आप लोग का होमवर्क है, प्लीज़ डू इट सीरियसली। अगर अगर आपको मतलब इसको लिखने से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परीक्षाओं में अच्छे से कर पाएंगे, एंड प्लीज़ राइट इट वेल एंड डू टेल मी इफ़ एनी डाउट इज़ देयर, ठीक है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही दोस्तों, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज़ डू शेयर एंड टू द पीपल जो जिनको भी मतलब ये चैप्टर देखना है आप क्लासमेट्स को भेजिए, ठीक है। दैट्स ऑल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू नलन, जय हिंद।